Hello everyone, welcome you all to ADA 24/7 क्लास 9th and 10th चैनल। आई एम सौरभ शर्मा और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इससे पहले हम प्रीवियस सेशंस के अंदर ऑलरेडी ये 3 टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं और आज के सेशन में हम इक्वल कॉर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। तो आज के सेशन का जो हमारा टॉपिक है इक्वल कॉर्ड्स, दो इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंस, उनकी डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम द सेंटर। सेंटर किसमें, सर्कल का सेंटर। तो जैसे यहां पे हम देखें, इसे सबसे पहले समझते हैं कि जैसे सपोज करो कि ये कोई सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल के अंदर एक कॉर्ड ये रही, सपोज इसका आपने नाम दे दिया कि सपोज इस कॉर्ड का नाम है ए बी, ठीक है। देन एक और इक्वल कॉर्ड है, सपोज इसके अंदर ये एक और कॉर्ड आपने ड्रॉ कर दी, इसको नाम दे दिया आपने सी डी। तो ये दोनों क्या है, सर्कल की इक्वल कॉर्ड्स हैं। अब इस सर्कल का अगर कोई सेंटर है सपोज यहाँ पे और इसका नाम दे दिया आपने सपोज ओ, तो इस सर्कल के सेंटर ओ से इन दोनों इक्वल कॉर्ड्स की डिस्टेंस, और डिस्टेंस जैसे सपोज इसकी डिस्टेंस ये रही, इसको नाम दे दिया सपोज पी पॉइंट, तो ओपी क्या है, ए बी कॉर्ड की सेंटर से डिस्टेंस है। और साथ ही इस कॉर्ड सी डी की सपोज इसकी डिस्टेंस हमने इस तरह से दिखा दी, इसको नाम दे दिया P और इसको P नाम दिया था तो इसको Q नाम दे देते हैं। तो PQ क्या हो गई, यहाँ पे इस कॉर्ड CD की इस सेंटर O से डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखें कि जरा हमें ये पढ़ना है तो इसमें डिस्टेंस की बात आ रही है, तो किसी भी चीज की डिस्टेंस हमेशा मेजर करी जाती है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमेशा डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, इसकी डिस्टेंस जो है वो कैसी है, परपेंडिकुलर। अगर सपोज आपको मेरी हाइट देखनी है या आपको अपनी हाइट नापनी है, तो आप हाइट कैसे नापते हो कि सर मैं यहाँ पे एकदम स्ट्रेट खड़ा हो जाता हूं तब मेरी हाइट आप मेजर करते हो। अगर यूं टिल्ट हो जाओगे आप तो उस केस में तो आपकी हाइट एग्जैक्ट नहीं आ पाएगी। तो वही चीज है यहाँ पे, अगर सेंटर से हम इस कॉर्ड की डिस्टेंस देख रहे हैं ना, तो बातों बातों में हमने ये चीज भी समझ ली कि डिस्टेंस जो है ना वो यहाँ पे क्या होगी, परपेंडिकुलर। क्योंकि सर इस कॉर्ड, इस सेंटर से अगर मैं कॉर्ड की डिस्टेंस यहाँ पे देखता तो ये अलग होती, ये अलग होती, लेकिन जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, और वो क्या है, इसकी सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन। तो ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। तो आपने एक चीज यहां पे देखी कि हमें दिया हुआ है कि सर यहां पे दो कॉर्ड्स है, एक है ए बी और दूसरी है कौन सी, सी डी, और दोनों कॉर्ड्स क्या है, इक्वल हैं। साथ ही हमने देखा कि सर ओपी और पी ओ क्यू, ओपी एंड ओ क्यू क्या है, डिस्टेंस ए बी की और सी डी की सेंटर ओ से डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं सर ओपी जो है ना वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। और इसी तरह से ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, किसे, सी डी के ऊपर। ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं। और लास्ट सेशन के अंदर जब हमने पढ़ा था, लास्ट सेशन के अंदर हम पढ़ रहे थे, तब हमने देखा था, एक थ्योरम भी हमने पढ़ी थी कि सर्कल के सेंटर से अगर कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो क्या करता है, सर्कल की कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये ओपी सेंटर से कॉर्ड के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये पी पॉइंट जो है वो क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, यानी कि आप कह सकते हो एपी पीबी के इक्वल होगा। तो बोलो यहां से आप इससे कंक्लूड कर सकते हो कि सर एपी जो है वो क्या होगा, पीबी के इक्वल होगा, पी बी के किसके इक्वल होगा, पी बी के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमने यहां से कंक्लूड कर लिया। ये प्रीवियस सेशन के अंदर हमने थ्योरम भी पढ़ी थी कि सर्कल से के सेंटर से कॉर्ड पे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो क्या करता है, उसे बाइसेक्ट करता है। सिमिलरली आप देख सकते हो ओ क्यू, ये क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, इस कॉर्ड सी डी के ऊपर। तो ये भी क्या करेगा कि इस कॉर्ड सी डी को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि क्यू इसका मिड पॉइंट हो गया, तो सी क्यू इज इक्वल टू सी क्यू डी होगा। तो यहां से कंक्लूड किया जा सकता है कि सर सी क्यू इज इक्वल टू क्यू डी। बोलो बात करेक्ट हुई, बात करेक्ट हुई। अब देखें जरा कि यहां पे हमें क्या पढ़ना है। ये तो हमने अभी तक जो हमने समझा कि सर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, हमने तो बस इसको डायग्राम से भी समझा है कि दो इक्वल कॉर्ड्स हैं और सर्कल के सेंटर से इनकी डिस्टेंस के बारे में कुछ ना कुछ समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे थ्योरम के जरिए। तो हमने जब सेंटर से इसके ऊपर डिस्टेंस देखी तो हमने ये बातें भी कंक्लूड कर ली कि सर यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, और साथ ही जब वो परपेंडिकुलर होगी कॉर्ड के ऊपर तो कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करेंगे। ये बातें हमें पता लग गई। अब देखो थ्योरम्स इस पे बेस्ड क्या कहती हैं। सबसे पहली थ्योरम आती है आपकी 10.6, चैप्टर 10 है, 10th चैप्टर की 6th थ्योरम है। क्या कहती है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कि अगर किसी सर्कल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स अगर ड्रॉ करी जाती है तो वो दोनों इक्वल कॉर्ड्स सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है। कि अभी जो हमने डिस्टेंस देखी थी ना, वो डिस्टेंस कैसी इक्वल होंगी। देखें जरा कि सर यहां पे अगर हम देखें ये सर्कल
सर्कल हो गया। इसके अंदर दो कॉर्ड्स, एक ये वाली कॉर्ड और एक ये वाली कॉर्ड हमने ड्रॉ कर दी। जैसा अभी हमने देखा था कि सर इसे नाम दे दिया ए, इसे पॉइंट कह दिया बी, इसे कह दिया आपने सी, इसे कह दिया आपने डी। ठीक है, अब सर्कल का कोई सेंटर है ओ, सर्कल का सेंटर ये हो गया ओ, और इस सेंटर से इस कॉर्ड ए बी की जो डिस्टेंस है, जिसे हमने नाम दिया था ए पे ये पी, OP, ये इसकी डिस्टेंस हो गई, और इसी तरह से इसके ऊपर जो डिस्टेंस है ये OQ, ये दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये दोनों डिस्टेंस क्या है कि दो इक्वल कॉर्ड्स हैं AB और CD, तो इन दोनों इक्वल कॉर्ड्स की सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस OP एंड OQ ये क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये थ्योरम ये कहती है। तो क्या आप इसे प्रूव करना भी चाहोगे कि इसे प्रूव कर देंगे सर? देखो जरा, अभी हम इसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लिखोगे सर मुझे गिवन क्या है, तो हमें ये गिवन है कि दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, सर्कल की दो इक्वल कॉर्ड्स हमें दी हुई है, एक है AB और दूसरी है CD, और ये दोनों क्या हैं सर, इक्वल हैं। साथ ही आपको ये भी दिया हुआ है कि सर ये सेंटर से इसके ऊपर क्या ड्रॉ किए गए, डिस्टेंस। आप जब मेजर कर रहे हो तो ये दोनों डिस्टेंस कैसी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आप कहोगे सर ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि सर ये एंगल्स अगर 90 डिग्री के हैं तो एंगल ये भी मुझे दिया हुआ है कि सर एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OQB, और ये दोनों एंगल्स कितने हैं, 90 डिग्री के। यह हमने अभी लास्ट स्लाइड के ऊपर भी हमने डिस्कस किया था कि ये परपेंडिकुलर्स हैं, और परपेंडिकुलर्स अगर ये हैं कि OP अगर परपेंडिकुलर है AB पे, OQ परपेंडिकुलर है CD पे, तो ये इसको क्या कर रहे होंगे, कॉर्ड्स को बाइसेक्ट भी कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि सर देखो, आप ये भी कह सकते हो कि OP परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर, और एंड सर OQ परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, सर CD के ऊपर। अब आप इससे ये भी बता सकते हो कि सर AP, यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सर AP इज इक्वल टू क्या होगा सर PB के, और सर इसी तरह से आप ये भी कह सकते हो सर CQ इक्वल होगा किसके, QD के। अच्छा एक बात बताओ, अगर ABCD के इक्वल है, आपको ये दिया हुआ है ना कि सर ये मुझे गिवन है, देखो ABCD के इक्वल मुझे गिवन है, कि मैं लिखूं सर यहाँ पे सिंस AB इज इक्वल टू CD, तो अगर मैं दोनों साइड हाफ कर दूं, हाफ ऑफ AB अगर मैं कैलकुलेट करूं कि सर हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, ये भी होगा। बात क्लियर हुई, हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ CD के इक्वल होगा। अब आपको पता है P तो क्या है, AB का मिड पॉइंट है, Q क्या है, CD का मिड पॉइंट है, तो हाफ ऑफ AB को हम कह सकते हैं कि सर हाफ ऑफ AB को मैं कह सकता हूं सर AP। तो क्या दूसरा बच्चा कहेगा सर मैं तो इसको PB भी कह सकता हूं, तो AP PB के इक्वल ऑलरेडी था, और हाफ ऑफ CD तो वो सर इसका मतलब CQ, और ये इक्वल है QD के, तो इसका मतलब ये चारों पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल है। आए क्या, बोलो, इतनी सब बातें आपको गिवन थी, ये सब आपको दिया हुआ है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, सर मुझे प्रूफ करने के लिए क्या बोला जाता है, मुझे ये प्रूफ करने के लिए बोला जा रहा है कि सर ये जो डिस्टेंस है ना OP, ये OQ के इक्वल है। ये आप प्रूफ करो कि सर OP इज इक्वल टू OQ, ये मुझे प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि सर कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमने क्या किया, O को A से ज्वाइंट कर दिया, OA, ये क्या हो गई सर्कल की रेडियस, इसको ज्वाइंट कर दिया, और O को C से भी ज्वाइंट कर दिया, OA और OC हमने ड्रॉ करे। तो सबसे पहले मैंने ये भी लिख दिया कि कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया सर, बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया कि हमने कहा कि सर OA एंड OC ड्रॉ किया है हमने, ये दो हमने ड्रॉ करे, और दोनों क्या है, रेडियस है। अब इसे देखो प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए कि सर इसे अब मैं क्या कर रहा हूं सर, प्रूफ कर रहा हूं, या मैं कहूं कि अब मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। ठीक है, तो सॉल्यूशन अब देखो यहां पे कि सर देखो आपको दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, OPA और OQC, दो ट्रायंगल्स दिखने लग गए कि इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OQC, जरा इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर देखो, क्या आपको ऑलरेडी पता है कि सर OA जो है ना वो OC के इक्वल है, क्योंकि दोनों रेडियस है। तो आप लिख सकते हो कि सर OA इज इक्वल टू OC, दोनों क्या है, सर्कल की रेडियस है। आपको ये ऑलरेडी पता है, गिवन था कि सर ये वाला एंगल OPA इस वाले एंगल OQC के इक्वल है, दिया हुआ था। सर ये देखो ना, OPA एंगल हमें ये दिया हुआ है, यहीं पे लिख दूं सर, एंगल OPA
ए इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू बी, ओ क्यू बी, दोनों एंगल्स इक्वल हैं 90 डिग्री के। और साथ ही सर अभी आपने ये भी कहा था कि सर ए पी जो है वो सी क्यू के इक्वल है। देखो सर इसकी ये वाली साइड, इसकी ये वाली साइड, इसकी इस वाली साइड के इक्वल है, ए पी सी क्यू के इक्वल है। तो आप लिख दोगे सर ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। जरा देखो इस ट्रायंगल के अंदर क्या क्या चीजें आपने इक्वल करी कि सर एक तो ये राइट एंगल, उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस और रिमेनिंग दो साइड्स में से एक साइड, तो आर एच एस रूल। इसी तरह से इसमें भी देखो राइट एंगल, ये हाइपोटेनियस और एक ये साइड आर एच एस रूल कि सर ये तो ओ ए और ओ सी क्या हो गए, ये हाइपोटेनियस हो गए, ये दोनों राइट एंगल्स हो गए और ये एक साइड हो गई। तो आर एच एस रूल से क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए? क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए? हाँ सर बिल्कुल हुए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो यहाँ पे triangle OPA is congruent to triangle OQC by RHS rule। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर कौन आएगा सर? CPCT। क्या CPCT से आप कह सकते हो कि सर इसकी ये वाली साइड जो OQ है वो OP है, वो इस ट्रायंगल की साइड OQ के इक्वल होगी। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि सर फ्रॉम CPCT हम कह सकते हैं सर OP जो है वो OQ के इक्वल होगी। क्या हमें यही प्रूफ करना था? क्या हमें यही प्रूफ करना था कि सर अगर दो इक्वल कॉर्ड्स, हमें पता है कि दो इक्वल कॉर्ड्स AB और CD अगर एक सर्कल के अंदर ड्रॉ करी जाए तो उन दोनों कॉर्ड्स की सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस है OP और OQ वो दोनों क्या होगी? इक्वल होगी। क्या हमें यही प्रूफ करना था? देख लो, आपको यही तो प्रूफ करना था। और क्या हमने इसे प्रूफ कर दिया? बिल्कुल। तो यहां पे आपको बातों बातों में जो चीजें गिवन थी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो ये सबसे पहले ये जरा चीजें नोट कर लें, ठीक है बच्चों। तो हमने ये वाली थ्योरम 10.6 को प्रूफ कर दिया। अब इसी का इनवर्स सपोज इसी का इनवर्स अब आपको अगर दिया जाए, जैसे नेक्स्ट थ्योरम है आपकी 10.7, इसका इनवर्स आपको दिया हुआ है। क्या कहता है कि सर कॉर्ड्स, अगर दो कॉर्ड्स हैं और वो दोनों इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दोनों की डिस्टेंस जो सेंटर से है वो दोनों इक्वली डिस्टेंस पे हैं, देन दोनों कॉर्ड्स क्या होंगी सर? इक्वल होंगी, इक्वल इन लेंथ, कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल लेंथ की होंगी। यानी कि सर क्या कह रही है थ्योरम कि सर अगर सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स है और दोनों कॉर्ड्स की सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस जो है वो अगर इक्वल है तो उस केस में वो दोनों कॉर्ड्स की लेंथ भी क्या होगी सर? इक्वल होगी। तो देखो जरा सबसे पहले डायग्राम से समझे कि सर ये एक सर्कल हो गया, ये इसमें एक कॉर्ड, एक ये दूसरी कॉर्ड और इसमें ये सर्कल का सेंटर हो गया। तो इस सेंटर से इस कॉर्ड की जो डिस्टेंस और इस कॉर्ड की डिस्टेंस ये आपको इक्वल दी हुई है। तो अगर मैं इसमें सबसे पहले नाम लिख दूं, नेमिंग कर दूं कि सर ये ए बी कॉर्ड हो गई, इसी तरह से ये सी डी ये कॉर्ड हो गई और इसकी सेंटर ओ से इस कॉर्ड की डिस्टेंस क्या हो गई? OP और इस कॉर्ड की डिस्टेंस OQ ये आपको इक्वल गिवन है। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों कॉर्ड्स की जो लेंथ है ना वो इक्वल है। तो देखो सबसे पहले इससे भी हम प्रूव करके दिखाएंगे। सर देखो कैसे इसको प्रूव करते हैं। तो मुझे ये गिवन है इस बार कि सर AB और CD तो दोनों कॉर्ड्स हैं और ये OP मुझे ये दिया हुआ है OP OQ के इक्वल है, ये आपको दिया हुआ है। बातों बातों में ये जगह अगर आपको बोल रहा है कि सर इस कॉर्ड से ये जो डिस्टेंस है इसकी OP वो इस कॉर्ड की CD की सेंटर से जो डिस्टेंस है OQ ये दोनों इक्वल है, तो इसने ये भी जब डिस्टेंस बोला तो मैं ये भी समझ गया सर ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री का होते ही आप ये भी कह दो कि सर ये P पॉइंट जो है वो AB का मिड पॉइंट है, Q पॉइंट जो है वो CD का मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब AP PB के इक्वल, CQ QD के इक्वल। बात क्लियर हुई? इतनी बातें आप समझ गए सर। जैसे इसने ये मुझे दिया ना OP OQ के इक्वल है और OP क्या है सर? परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? AB के ऊपर। डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर देखी जाती है और इसी तरह से OQ जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? सर CD के ऊपर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब कि सर AP इज इक्वल टू PB होगा और साथ ही इससे आप कह दोगे सर CQ इक्वल टू सर QD होगा। ये आपने कंक्लूड कर दिया। अब देखो सर इसमें हम कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, मुझे उस कंस्ट्रक्शन से सबसे पहले मुझे देखो प्रूफ क्या करना है। मुझे क्या प्रूफ करके दिखाना है? मुझे ये प्रूफ करना है कि सर AB इज इक्वल टू, दोनों कॉर्ड्स जो है ना वो इक्वल लेंथ की, यानी कि AB CD के इक्वल है। ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो अब प्रूफ करने के लिए आप इसमें सबसे पहले क्या करोगे? कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन इसमें क्या करेंगे? जैसे हमने पिछले वाले थ्योरम में किया था कि सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में मैं सर इसके सेंटर O को A से और O को C से मैं ज्वाइंट कर दूंगा। तो कंस्ट्रक्ट किया हमने OA एंड OC।
कंस्ट्रक्शन में हमने लिख दिया कि सर ड्रॉ ओ ए एंड ओ सी, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया। तो अब देखो, अब हम इसे प्रूव करके देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। कि सर हमें फिर से दो ट्रायंगल्स दिखने लग गए, तो दोनों ट्रायंगल्स लिखा सर, ट्रायंगल ओ पी ए, इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड इन ट्रायंगल ओ क्यू सी, ट्रायंगल ओ क्यू सी, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर जरा देखो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर क्या आपको पता है कि सर ये एंगल राइट एंगल है, ये एंगल इसका भी राइट एंगल है। ये हमें गिवन था कि सर ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ओ पी ए एंगल इसका ओ पी ए इसके एंगल ओ क्यू सी के इक्वल है, ओ क्यू सी के इक्वल है, दोनों 90 डिग्री के हैं। क्या आपको ये पता है कि सर इसकी साइड ओ ए इसकी साइड ओ सी के इक्वल है, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस हैं, दो बोथ आर रेडियस। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, रेडियस है कि सर ये रेडियस है। और साथ ही आपको ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि सर इसकी ये वाली साइड OP इसकी इस वाली साइड OQ के इक्वल है, कि सर ये मुझे गिवन है, OP इज इक्वल टू OQ, ये मुझे गिवन है। तो देखो जरा फिर से कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है कि सर यहाँ पे देखें जरा, अगर हम तो ये राइट एंगल इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज और रिमेनिंग टू साइड्स में से एक साइड RHS। इसी तरह से इसमें भी सर ये राइट एंगल इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज और रिमेनिंग टू साइड्स में से एक साइड S, RHS रूल से क्या ये दोनों ट्रायंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट होते हुए दिखे, तो हम यही चीज लिख देते हैं। सो हम यहां से कह सकते हैं ट्रायंगल OPA क्या हो गया सर, कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल OQC के, कौन से रूल से कि सर RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT आएगा। CPCT से आप कह सकते हो सर इसकी ये वाली साइड जो AP है ना, वो इसकी इस वाली साइड OQ के इक्वल होगी। तो हम यहां पे कहेंगे फ्रॉम CPCT हम कहेंगे कि सर AP क्या होगी, सर AP क्या होगी, CQ के इक्वल होगी। अब अगर AP CQ के इक्वल है तो AP तो PB के भी इक्वल है और CQ QD के भी इक्वल है। तो मैं कह सकता हूं सर इसका मतलब AP अगर CD के इक्वल है तो इसका मतलब AP इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं सर PB इज इक्वल टू CQ इज इक्वल टू QD। अब अगर ये सब आपस में इक्वल हैं तो AB और AP का अगर मैं डबल कर दूं, देखो जरा यहां पे AP का अगर डबल कर दूं तो 2AP लिखा जाएगा, और तो इधर भी डबल करना पड़ेगा तो ये 2CQ लिखा जाएगा। अगर ये दोनों का डबल किया जा रहा है तो ट्वाइस ऑफ AP का डबल कि सर ये AB के इक्वल हो गया, CQ का डबल क्या ये CD के इक्वल हो गया, क्योंकि वो इसके पॉइंट्स मिड पॉइंट्स से। तो हम लिख सकते हैं इस तरह से कि सर AB इज इक्वल टू CD। क्या हमें यही प्रूफ करना था कि दोनों कॉर्ड्स की लेंथ को हमने इक्वल प्रूफ करना था, हमने कर दिया। AB इज इक्वल टू CD, ये हो गया है आपका प्रूफ, हेंस प्रूफ्ड। हमने इस थ्योरम को भी प्रूफ कर दिया। बोलो हु इज सॉल्व, इस थ्योरम 10.7 को भी हमने प्रूफ कर दिया। इजीली समझ में आ गया। तो आपको ये थ्योरम्स के जरिए आपने क्या कंक्लूड कर लिया कि सर अगर कोई सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स है और वो दोनों कॉर्ड सर्कल के सेंटर से अगर इक्वली डिस्टेंस पे है तो इसका मतलब वो दोनों कॉर्ड्स इक्वल है। या फिर हम ये कहें कि सर अगर कोई सर्कल है और उसके अंदर दो कॉर्ड्स ड्रॉ करी गई, दोनों इक्वल लेंथ की है, तो सीधी सी बात है उनकी सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो भी हमेशा इक्वल होगी। और सेंटर से जो डिस्टेंस होती है या डिस्टेंस हम कभी भी बात करते हैं तो वो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ठीक है, ये सब चीजें हमें समझ में आ गई। चलिए अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस आपको किस तरह के दिए जाते हैं। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चन कहता है टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर की दो सर्कल्स हैं, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर दूसरे की रेडियस 3 सेंटीमीटर, ये आपको दे रहा है। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, कि दो पॉइंट्स पे सर वो क्या करते हैं एक दूसरे को, 2 पॉइंट्स पे क्या करते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, कि उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस किनके बीच में, बिटवीन देयर सेंटर्स कितनी है सर 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, कि मुझे उनके बीच की कॉमन कॉर्ड की लेंथ
पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन में अगर आपको डायग्राम नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाओगे कि देखो डायग्राम में इसमें यहाँ पे मैं जैसे दिखा रहा हूँ आपको कि दो सर्कल्स है, एक सर्कल जिसका सेंटर ये ओ रहा, एक सर्कल दूसरा जिसका ये सेंटर ओ डैश है, दो सर्कल्स है और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट P पे और इस पॉइंट Q पे। P और Q दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें इस सर्कल की रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर, इस सर्कल की ओ डैश वाले सर्कल की रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर। हमसे बोल रहा है इन दोनों सर्कल के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, ये अगर आपको गिवन है तो आप मुझे इस कॉमन कॉर्ड PQ की लेंथ कैलकुलेट करके बताओ। तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है सर, मुझे तो कॉमन कॉर्ड PQ इसकी लेंथ कॉमन कॉर्ड की कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि सर आपको ओ डैश की जो लेंथ है ये गिवन है 4 सेंटीमीटर की, दोनों सर्कल के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस मुझे पता है 4 सेंटीमीटर है। तो मैंने देखा कि सर ये जो सेंटर को मिलाने वाली लाइन है ना, ये कॉमन कॉर्ड को इंटरसेक्ट कर रही है। सपोज इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया L, तो हमने लेट कर लिया कि सर ओ डैश L की जो लेंथ है वो कितनी है, X है। लेट करा है हमने, ठीक है, कि मुझे पता है सर ओ डैश, देखो ओ डैश की लेंथ जो है वो आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे लेट किया, लेट कि सर ओ डैश एल जो है ना वो x सेंटीमीटर का है। अगर ओ डैश एल अगर x सेंटीमीटर का है तो ओ एल कितने का होगा कि सर अगर ये पूरी कंप्लीट लेंथ हमें पता थी 4 सेंटीमीटर की, ये वाला पार्ट अगर x का है तो ये वाला पार्ट कितना बचा 4 माइनस एक्स। तो हम लिखेंगे सर ओ एल इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। टोटल में से x को माइनस कर दिया तो ये आ गया हमारे पास ओ एल की लेंथ। अब देखो आगे हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन में, जस्ट ए मोमेंट। हाँ, तो अब आगे हम इसमें कैसे करते हैं कि सर मुझे तो कैलकुलेट क्या करना है, मुझे तो PQ की लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि सर ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है POL और ये ट्रायंगल दिख रहा है PLO डैश। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर क्या लगाओ, कौन सी थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस कैसे सर, देखो लास्ट सेशन के अंदर जब हमने पढ़ा था तब एक थ्योरम हमने, एक क्वेश्चन हमने इसमें प्रूफ भी करा था कि दो सर्कल्स एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट्स पे तो उनके बीच में जो कॉमन कॉर्ड होती है, कॉमन कॉर्ड उन दोनों सर्कल्स के सेंटर को ज्वाइंट करने वाली लाइन क्या करती है, उस कॉमन कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। ये हमने लास्ट सेशन के अंदर थ्योरम में हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब हमें ये पता है ओ डैश जो है ना वो PQ के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रही है। ये भी मुझे पता है कि फ्रॉम द प्रीवियस थ्योरम हम लिख सकते हैं कि सर इसमें ओ डैश जो है ना वो परपेंडिकुलर है किसके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसके, PQ की, क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब हम ये पता लग गया कि सर PLO एंगल PLO इज इक्वल टू एंगल, ये एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का और ये सब के सब एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। PLO डैश के एंगल PLO डैश ये कितने के होंगे 90 डिग्री के होंगे और साथ में सर PL इज इक्वल टू QL होगा। PL ये वाला पार्ट QL के पार्ट के इक्वल होगा, ये भी हमें पता लग गया। अब मैं क्या करता हूं सर, इसमें इस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OLO PLO इस ट्रायंगल के अंदर क्या अप्लाई करते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखो अगर ये राइट एंगल है, ये वाला एंगल आपको पता है 90 डिग्री का है, तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज OP तो हम लिखेंगे सर इसमें अगर अप्लाई करें तो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि सर PL प्लस PL का स्क्वायर प्लस OL का स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे PL की वैल्यू तो निकालनी है, तो सबसे पहले OP की वैल्यू आपको पता है 5 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे 25 इज इक्वल टू PL का स्क्वायर प्लस OL की वैल्यू पता है आपको कितनी 4 माइनस एक्स। देखो आपने लिखा है यहाँ पे 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, करेक्ट है, लिख दिया आपने। इसी तरह से ट्रायंगल PLO डैश में, इन दिस ट्रायंगल PLO डैश, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करें तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा सर, इसके 90 डिग्री वाला एंगल इसके सामने वाली साइड, यानी कि सर O डैश P इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा सर PL का स्क्वायर प्लस O डैश L का स्क्वायर, O डैश L का स्क्वायर,
करेक्ट है। तो यहाँ पे ओ डैश पी की डिस्टेंस आपको पता है सर कितनी, 3 सेंटीमीटर गिवन है। तो 3 का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ आएगा 9 इज इक्वल टू पी एल स्क्वायर प्लस ओ डैश एल की वैल्यू देखो आपने कितनी लिखी, x, तो x का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर। अब देखो दो इक्वेशन हैं आपके पास, अगर मैं इस इक्वेशन से पी एल स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, इसे कहता हूं सर इक्वेशन नंबर 1, इसे कहता हूं इक्वेशन नंबर 2, तो मैं यहां पे लिखूं कि सर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर दोनों इक्वेशन से मैं पी एल स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो बोलो फर्स्ट इक्वेशन से आप क्या लिखोगे सर, पी एल स्क्वायर की वैल्यू लिखूंगा 25 माइनस 4 माइनस एक्स इसका स्क्वायर, और इस सेकेंड इक्वेशन से आप क्या लिखोगे सर, पी एल स्क्वायर की वैल्यू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों पी एल स्क्वायर की वैल्यू थी तो यहां से दोनों को इक्वल कर दिया। अब इसे आप सॉल्व करो, देखो इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो सबसे पहले 25 लिखा हुआ है, बीच में माइनस का साइन, 4 का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर से आप इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हो, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और ये हो गया 8x इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो करेक्ट, सही है। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे सर ये माइनस का साइन अगर अंदर गया तो ये माइनस का 16 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 8x इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो सही। अच्छा अब देखो क्या क्या कैंसिल हो गए सर, सबसे पहले ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया। 25 में से 16 को आप माइनस करोगे कितना बचेगा, 9, और इधर 9 प्लस का पहले से बैठा है तो ये दोनों भी इधर से उधर क्रॉस ट्रांसफर करके आप इनको भी कैंसिल कर दोगे, तो आपके पास बचा क्या सर, मेरे पास इधर से ओनली बचा है 8x, इधर से मेरे पास ओनली बच गया है सर क्या 8x विच इज इक्वल टू 0, तो यहां से आपके पास आया x की वैल्यू कितनी सर 0। सर इसका क्या मतलब, x की वैल्यू 0, अगर x की वैल्यू 0 है तो यहां पे आप कहोगे सर o डैश l इज इक्वल टू 0, ओ डैश एल यानी कि सर ये जो डिस्टेंस है जो हम पहले x लेट की थी ये डिस्टेंस कितनी है 0, इसका मतलब क्या हुआ कि सर ओ डैश और l ये दोनों पॉइंट एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहे हैं। देखो अपने आप में बेहतरीन सा क्वेश्चन कि सर ओ डैश एल की लेंथ अभी आपने कंक्लूड करी कितनी 0 है, तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से क्या कर रहे हैं सर, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं सर दिस एम्प्लॉयज ओ डैश एंड एल कोइंसाइड with each other। अगर ये कोइंसाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब कि सर फिर तो P से L की जो डिस्टेंस है वो P से O की जो डिस्टेंस है वो दोनों इक्वल होगी। भाई जब ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पे कोइंसाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब P पॉइंट से आप L की डिस्टेंस कैलकुलेट करो या P से आप O डैश की डिस्टेंस निकालो, बात तो सेम ही हुई सर। तो मैं यहां से अगर ये चीज हो रही है तो मैं क्या यहां से लिख सकता हूं कि सर इसका मतलब तो ये हुआ कि PL जो है वो P O डैश P के इक्वल होगा, ओ डैश पी के इक्वल होगा, और ओ डैश पी की लेंथ तो मुझे पहले ही गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो पी एल की लेंथ भी आ गई आपके पास 3 सेंटीमीटर। अब पी एल की लेंथ आ चुकी है आपके पास कितनी 3 सेंटीमीटर की, सर ये पी एल की लेंथ आ चुकी है, मुझे पता है सर। देखो हमने स्टार्टिंग में लिखा था ये अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या था पी एल क्यू एल के इक्वल होगा। देखो आपने स्टार्टिंग में लिखा था पी एल क्यू एल के इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं सर पी एल इज इक्वल टू क्यू एल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो बोलो आपको तो कॉमन कॉर्ड पी क्यू की लेंथ निकालनी ना, तो आप यहां से लिखोगे सर इसका मतलब पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर पी एल प्लस क्यू एल, दोनों की लेंथ 3 है, तो यहां से आप लिख दोगे सर पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बोलो हुआ क्या क्वेश्चन के अंदर आपको PQ की लेंथ ही कैलकुलेट करनी थी, हमने कैलकुलेट कर दी, PQ की लेंथ कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर, अपने आप में एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया कि आपको ये दिया हुआ था इसमें कि सर कॉमन कॉर्ड की लेंथ हमें कैलकुलेट करना था, रेडियस पता थी, और ये भी बोला जा रहा था कि इन दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस इतनी है। तो हमने किस तरह से पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करते हुए बोलो क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, हो गया सॉल्व, इजीली सॉल्व। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। कि सर 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं,
किसी सर्कल की दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, क्या हैं, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ क्या करती है, इंटरसेक्ट करती हैं, कहां, विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर ही क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड, एक कॉर्ड का जो एक सेगमेंट है वो इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अनदर कॉर्ड, कि वो दूसरे कॉर्ड के उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट के क्या होगा, इक्वल होगा। देखो सबसे पहले आप इसको डायग्राम से समझो, कि जैसे ये देखो डायग्राम में आपको एक सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल के अंदर आपको दिया हुआ है दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, आपको बोल रहा है, खुद बोल रहा है दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, यानी कि एक AB और एक CD, कि हमें ये दिया हुआ है कि सर AB जो है वो CD के इक्वल कॉर्ड है, ठीक है। तो आपको ये बोलता है कि अगर ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं विद इन द सर्कल और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट E के ऊपर, आप देख सकते हो यहाँ पे इस पॉइंट E पे दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमें बोल रहा है कि ये जो पॉइंट E पे जब इंटरसेक्ट करी ना, तो इन कॉर्ड्स के जो सेगमेंट्स बने, जैसे इधर एक सेगमेंट इस कॉर्ड का बन गया AE और एक बन गया EB, इस इधर से इस कॉर्ड के सेगमेंट्स बन गए सर ED और CE, ये कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमें ये प्रूव करना है कि सर हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि सर AB AE जो AE सेगमेंट बना वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी कॉर्ड के जो सेगमेंट है DE के इक्वल है, और साथ ही हमें ये भी प्रूव करना है इसका जो दूसरा सेगमेंट बना CE वो क्या होगा, कि सर वो BE के इक्वल होगा, वो BE के इक्वल होगा, ठीक है। DE AE के इक्वल है और EB CE के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। कर सकते हैं क्या, कर दें, चलो देखो जरा अब हम इसे कैसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले ये हमें गिवन था, हमने इसमें क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया कि सर O को M से, O को N से, O से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, किसके ऊपर, AB के ऊपर, कि हमने यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन किया, लिख देता हूं यहाँ पे सर, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है कि हमने इस कॉर्ड AB के ऊपर एक सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OM, कि OM एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है किसके ऊपर, कॉर्ड AB के ऊपर। अब आपको पता है अगर सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर एक ड्रॉ किया जाए एक कॉर्ड के ऊपर, तो वो क्या करता है, उसको बाइसेक्ट करता है, यानी कि इनडायरेक्टली मैं ये भी समझ गया M क्या है, कि सर वो इस AB का मिड पॉइंट है। M क्या है, इस आप मिड पॉइंट है, तो आप यहां से ये भी लिख सकते हो कि सर AM इक्वल टू BM, AM इज इक्वल टू BM है। इसी तरह से मैंने ON एक कंस्ट्रक्शन में मैंने एक ON परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किसके ऊपर, CD के ऊपर, तो ON इज परपेंडिकुलर टू CD। अगर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो हम कहेंगे N क्या हो गया, सर ये पॉइंट N जो है ना वो इस CD कॉर्ड का भी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, यानी कि CN इज इक्वल टू DN। हम लिख सकते हैं सर CN इज इक्वल टू DN, ये एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब देखो जरा O को आपने E जो इनका इंटरसेक्शन, दोनों कॉर्ड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट था, इससे भी आपने ज्वाइन कर दिया, तो हमने लिख दिया कि सर ज्वाइन O एंड E। O क्या है, सेंटर है, E क्या है, इसका इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब देखो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। आपको पता ही है गिवन क्या है, हमने पिछली स्लाइड पे लिख ही दिया था कि हमें AB CD के इक्वल है, प्रूफ हमें ये करना है। तो देखो हमने ये कंस्ट्रक्शन की, अब हम इसे प्रूफ करते हैं। कैसे सर, यहाँ पे जैसे ही मैंने देखा तो मुझे दो ट्रायंगल्स बनते हुए दिख रहे हैं, एक OME और ONE, ये दो ट्रायंगल्स मुझे बनते हुए दिखे। तो मैं लिख सकता हूँ कि सर यहाँ पे ट्रायंगल OME एंड इन ट्रायंगल ONE, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर जरा देखो, आपको पता है ऑलरेडी OE क्या है, दोनों के बीच में कॉमन है। आपको पता है कि सर ये वाला इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का, ये वाला एंगल 90 डिग्री का बाय कंस्ट्रक्शन। आपको ऑलरेडी पता है कि सर OM ON के इक्वल होगा, क्योंकि दो इक्वल कॉर्ड्स आपको गिवन थी ना, दोनों इक्वल कॉर्ड्स आपको दिया हुआ था ना, ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स है, तो इनकी सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल ही होगी। यानी कि सर मुझे ये भी तो दिया हुआ, यहाँ पे आप इसमें लिख सकते हो कि सर मुझे गिवन में ये दिया हुआ है ना कि सर AB जो है वो CD के इक्वल है, दो इक्वल कॉर्ड्स है, तो इन दोनों कॉर्ड्स की सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस यानी कि OM, इस कॉर्ड की सेंटर से जो डिस्टेंस ON, वो दोनों क्या होंगी सर, इक्वल होंगी, OM ON के इक्वल होगा। ये आपको गिवन है, बातों में आपको दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखें कि सर इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर मुझे ये पता है कि सर ये एंगल इसका OME
इज इक्वल टू एंगल ONE, दोनों क्या है 90 डिग्री बाई कंस्ट्रक्शन। हम लिख सकते हैं सर ये बाई कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से हम इसमें लिख सकते हैं दोनों एंगल्स 90 डिग्री के। आपको ऑलरेडी गिवन है कि सर ये OM ON के इक्वल है और OE कॉमन हो गई, तो लिखूं सर यहां पे OE इज इक्वल टू इस ट्रायंगल की भी साइड OE के, क्योंकि ये कॉमन है, कॉमन है। और आप लिख सकते हो सर OM इज इक्वल टू ON कि सर गिवन। तो देखो जरा ये क्या है, इस ट्रायंगल का राइट एंगल, ये क्या हो गई हाइपोटेनियस, और ये क्या हो गई साइड। यहां पे भी इसमें भी ये राइट एंगल, ये हाइपोटेनियस और ये साइड। तो RHS रूल से क्या आप कह सकते हो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? बिल्कुल सर हो जाएंगे ना। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे ट्रायंगल OME क्या हो गया सर, कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल ONE की, कौन से रूल से कि सर RHS रूल से। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT आएगा। CPCT से आप कहोगे सर इसकी ये वाली साइड EM, इसकी इस वाली साइड EN के इक्वल होगी। तो हम यहां पे लिखें सर फ्रॉम CPCT हम कह सकते हैं कि सर इसकी साइड EM इसकी साइड EN के इक्वल होगी, बिल्कुल होगी सर। अच्छा सर ये आया है हमारे पास, तो CPCT के थ्रू ये आया है। आपको तो क्या प्रूफ करना है कि सर मुझे तो AE को ED के इक्वल प्रूफ करना है। आपको ऑलरेडी पता था ना कि सर ये AM BM के इक्वल है, दिया हुआ था। इसे अगर सपोज इक्वेशन नंबर 1 कहता हूं मैं, आपको दिया हुआ था कि मैं लिखूं यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1 हम कह सकते हैं ना कि सर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, M इसका मिड पॉइंट है, तो AM BM के इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूं सर AM BM के इक्वल है। अच्छा जरा एक चीज और नोट करो कि सर AM BM के इक्वल है, CN DN के इक्वल है, और आपको ऑलरेडी दिया हुआ था AB CD के इक्वल है, दिया हुआ था। सर जरा देखो यहां पे कि मुझे कहता है कि सर AB जो है ना वो CD के इक्वल है। तो अगर AB का हाफ करूं, हाफ ऑफ AB, क्या वो CD हाफ ऑफ CD के इक्वल भी होगा? बिल्कुल होगा सर। तो हाफ ऑफ AB का मतलब क्या AM लिख सकता हूं मैं यहां पे, और क्या हाफ ऑफ CD का मतलब मैं DN लिख सकता हूं यहां पे, DN। और AM तो सर BM के भी इक्वल है, BM के भी इक्वल है, और DN जो है ना सर ये DN वो CN के भी इक्वल है। तो इसका मतलब ये चारों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं क्या, कि सर AM BM के इक्वल, AM इक्वल टू BM इक्वल टू CN इक्वल टू DN, चारों पार्ट्स आपस में इक्वल हुए। तो यहां पे अगर मैं लिखूं कि सर ऑलरेडी अगर उससे आप सपोज इक्वेशन नंबर 2 देते हो, सपोज इक्वेशन नंबर 2 देते हो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर मैं लिखूं यहां पे कि सर इक्वेशन 2 से आपने कहा था कि सर AM जो है ना वो DN के भी इक्वल है, AM जो है वो DN के इक्वल है, और EM EN के इक्वल है। तो अगर मैं AM के अंदर अगर मैं EM को ऐड करूं, तो DN के अंदर अगर मैं EN को ऐड करूं, तो देखो AM प्लस EM मिलके क्या बन गया, क्या ये AE के इक्वल हो गया? क्या इसे दोनों को मैं लिख सकता हूं कि सर ये तो AE के इक्वल आया। और DN प्लस EN कि सर ये DN प्लस EN अगर किया जाए तो क्या वो DE के इक्वल आया? तो क्या हमें यही प्रूफ करना था, AE को DE के इक्वल हमें प्रूफ करना था? एक पार्ट तो हुआ ना सर, AE को DE के इक्वल प्रूफ करना था ना, AE को DE के इक्वल प्रूफ करना था, हमने कर दिया कि AE को DE के इक्वल प्रूफ कर दिया। इससे अगर मैं सपोज इक्वेशन नंबर 3 कहता हूं, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 कहा, तो मुझे तो ऑलरेडी पता है सर कि AB जो है वो CD के इक्वल है, दोनों कॉर्ड्स इक्वल है। आपने सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको गिवन है कि AB जो है वो CD के इक्वल आपको गिवन था, तो वही चीज मैंने लिखी, AB CD के इक्वल गिवन है। आपने कहा सर इक्वेशन नंबर 3 से AE DE के इक्वल है, आपने कहा सर इसे कि सर AE जो है वो DE के इक्वल आया। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो LHS में से LHS माइनस होगा, RHS में से RHS माइनस होगा, तो आप लिखोगे सर यहां से AB माइनस AE, इधर से CD माइनस DE लिखोगे। अब जरा फिगर के अंदर देखो, AB में से AE को माइनस कर दिया कि सर AB तो एक कंप्लीट साइड, उसमें से AE को माइनस करा तो बचा क्या सर, मेरे पास BE बचा।
और सी डी कंप्लीट साइड में से अगर मैंने डी को माइनस कर दिया तो बचा क्या सर, मेरे पास सीई बचा। सीई तो क्या हमें ये भी प्रूव करना था कि बीई सी के इक्वल होगा, हमने प्रूव कर दिया। देखो बी को सी के इक्वल, ए को डी के इक्वल, यही तो आपको करना था। ए को डी के इक्वल, बी को सी के इक्वल हमने प्रूफ करना था, हमने कर दिया। बोलो दिस इज हेंस प्रूफ। क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या? अपने आप में एक बेहतरीन सा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। देख रहे हो क्वेश्चंस को करने के तरीके, आपको क्या गिवन है उसके बेसिस पे आपको क्या क्या चीजें निकालनी होती है क्वेश्चन के अंदर। बहुत ही बेहतरीन तरह से आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको क्या देता है, इफ ए लाइन एक लाइन है इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद द सेम सेंटर्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स किसको कहते हैं? सर्कल्स जिनका सेंटर क्या हो, सेम हो। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को विद सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। कि मुझे ये बोल रहा है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनका सेंटर क्या है, ओ है। अब इन दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को एक लाइन इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। ए लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी, कि इनको 4 पॉइंट्स ए बी सी और डी पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो मुझे बोलता है प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। कि देखो सर इसका डायग्राम देखो कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक सर्कल ये रहा जिसका सेंटर और दूसरा सर्कल ये रहा, दोनों का सेंटर सेम है, ओ सेंटर है। एक लाइन आप देख सकते हो फिगर के अंदर, एक लाइन ये इस तरह से इन दोनों सर्कल्स को ए बी सी और डी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। तो मुझे बोलता है कि सर आप ए बी को सी डी के इक्वल प्रूफ करके बताओ। तो देखो सर ये तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। हम सिर्फ इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि सर ये जो सेंटर ओ है ना, इस सेंटर ओ से मैं क्या करता हूं सर, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। अब ये जो आप देखो जरा कि सर AD क्या है इस बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड, BC क्या है इस अंदर वाले छोटे सर्कल के लिए कॉर्ड। तो आपने क्या किया, सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। नाम लिख दो ABCD, इसे सपोज आपने कह दिया E, सपोज आपने E कह दिया। तो OE क्या है सर, हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, हमने कंस्ट्रक्शन किया कि OE एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया किसके ऊपर, सबसे पहले बाहर वाले सर्कल के कॉर्ड AD के ऊपर। और इसी तरह से OE जो है हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो अंदर वाले सर्कल BC के ऊपर, BC कॉर्ड के ऊपर भी क्या है, परपेंडिकुलर है। अब आपने पहले भी पढ़ रखा है कि सर अगर सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर, किसी भी कॉर्ड के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करती है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। तो हम यहाँ पे जब इसमें हमने कहा कि सर OE परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AD के ऊपर, तो इसका AE क्या DE के इक्वल आएगा। AD का मिड पॉइंट हो गया E, तो आप लिख सकते हो सर यहां से AE इज इक्वल टू DE कहा जा सकता है। इसी तरह से OE जो है वो BC के ऊपर भी परपेंडिकुलर है कि सर ये वाली कॉर्ड अंदर वाले सर्कल की ये जो कॉर्ड है ना BC, इस कॉर्ड के ऊपर भी ये परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो इस कॉर्ड BC को भी ये बाइसेक्ट कर रही होगी। यानी कि सर मैं कह सकता हूं BE EC के इक्वल होगा। BE मैं यहां से कह सकता हूं सर BE जो है वो इक्वल होगा किसके, EC के। इससे अगर मैंने सपोज इक्वेशन नंबर 1 कहा, इससे अपने आपको इक्वेशन नंबर 2 कहा, तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देता हूं। कि हमने किया फ्रॉम इक्वेशन 1 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो LH, जब भी दो इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट करते हो ना तो LHS में से LHS माइनस होता है, RHS में से RHS माइनस होगा। तो आप लिखोगे यहां पे कि सर AE माइनस BE इज इक्वल टू DE माइनस EC कह सकते हो। अब जरा फिगर के अंदर देखो कि सर AE में से BE को माइनस करूं, कि AE ये वाली लाइन थी कंप्लीट लाइन, उसमें से आपने BE को माइनस कर दिया तो बचा क्या सर AB। तो AE माइनस BE को क्या मैं लिख सकता हूं सर यहां से AB। और इसी तरह से सर DE माइनस EC, तो DE ये कंप्लीट लाइन हो गई, उसमें से EC को अगर आपने माइनस किया तो बचा क्या सर, ये सिर्फ CD वाला पार्ट बचा क्या, तो इसे मैं कह सकता हूं CD। क्या आपको यही इक्वल प्रूफ करना था क्या? अरे इतना आसान कि सर AB को CD के इक्वल प्रूफ करना था, तो AB इज इक्वल टू CD हमने प्रूफ कर दिया। दिस इज हेंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी सॉल्व, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपने आप में एक बेहतरीन सा क्वेश्चन,
इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूं, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले समझो कि आपको क्वेश्चन कहता है कि एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस आपको दी हुई है कितनी, 20 मीटर। एक सर्कुलर पार्क है, सर्कल में क्या होती है सर, रेडियस की होती है, तो उसकी रेडियस हमें दे दी इसने 20 सेंटीमीटर। इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी, 3 बॉयज, 3 बॉयज हैं, कौन है, अंकुर, सैयद और एक है डेविड। ये तीनों सिटिंग एट इक्वली डिस्टेंस ऑन द बाउंड्री, इक्वली डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं ऑन द बाउंड्री ऑफ each having a toy telephone in his hand to talk with each other. Find the length of string of each phone. कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन ये मुझे कैलकुलेट करना है। देखो डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे इसका ये डायग्राम, जैसे ये देखो एक सर्कुलर पार्क है, यही बोल रहा था ना क्वेश्चन के अंदर कि सर एक सर्कुलर पार्क है, एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस 20 है। तो ये एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस है कितनी, ये रही रेडियस इसकी, ये हमें गिवन है 20, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर हो गया, ये इसकी रेडियस हो गई 20। अब इस पार्क के ऊपर 3 दोस्त बैठे हुए, अंकुर, सैयद और डेविड, कि यहाँ पे ए रिप्रेजेंट कर रहा है अंकुर को, ए रिप्रेजेंट करता है अंकुर को, एस रिप्रेजेंट करता है सैयद को, और डी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे डेविड को। अंकुर, सैयद और डेविड तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, यानी कि सर ये बातों में मुझे कह रहा है इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, यानी कि इसने कह दिया सर एक तरह से ए एस, एस डी और ए डी तीनों क्या है, इक्वल हैं। तो देखो जरा ध्यान से, गिवन आपको क्या क्या है क्वेश्चन के अंदर कि सर मुझे ये दिया हुआ है, सबसे पहले तो ये मुझे दिया हुआ है कि सर्कल की रेडियस ओ एस कितनी है सर, 20 मीटर, ये मुझे दिया हुआ है। साथ ही दिया हुआ है ए एस इज इक्वल टू एस डी इज इक्वल टू ए डी, ये तीनों मुझे इक्वल गिवन है, तीनों इक्वल डिस्टेंस पे, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर बैठे हुए हैं, तो ये तीनों की डिस्टेंस इक्वल है और यही डिस्टेंस तो मुझे कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन के अंदर। यही तो बोल रहा है कि तीनों के पास क्या है, एक टेलीफोन है, और वो टेलीफोन जो टॉय टेलीफोन है जो एक स्ट्रिंग से अटैच है। मुझसे पूछ रहा है कि स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करो फॉर ईच फोन, एक फोन से, हर एक फोन से आपको स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी है, यानी ए एस, एस डी और ए डी, इन तीनों से जो स्ट्रिंग की लेंथ है ना वो हमें कैलकुलेट करनी है। अब एक चीज जरा समझो, आपको इसने क्वेश्चन में बोला क्या कि सर ए एस, एस डी और ए डी ये तीनों इक्वल हैं। ये पार्क आपको दिया हुआ था सर्कुलर, तीनों पार्क के ऊपर, पार्क की बाउंड्री पे बैठे हुए हैं, इसका मतलब सर्कल की बाउंड्री पे, तो ये जो तीनों इक्वल हैं, ये तीनों इक्वल मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं, तीनों ये ट्रायंगल बना रहे हैं ए एस डी, और ये ट्रायंगल कैसा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। बातों में चीजें मुझे क्या क्या पता लग रही है सर, देखो ना कि ट्रायंगल ए एस डी वो कैसा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बात क्लियर हुई, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दिया हुआ है। अच्छा सर इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो साथ में सर इस सर्कल का जो सेंटर है ना, वो सर्कल का सेंटर एस से जिस डिस्टेंस पे होगा, क्या सेम वही डिस्टेंस ओ से, ओ की ए से होगी, क्या वही सेम डिस्टेंस ओ की डी से होगी? सोचो जरा कि सर ये सेंटर है ए एस और डी, यहाँ पे अंकुर, सैयद और डेविड तीनों इक्वल डिस्टेंस पे ही तो बैठे, तीनों सर्कल के सेंटर से तो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे ना, क्योंकि क्या है, रेडियस बना रहे हैं। तो मैं ये भी समझ गया सर, यहाँ पे बातों में ये भी पता लग गया मुझे, ओ ए इज इक्वल टू ओ एस इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू कितना सर, 20 मीटर, ये भी मुझे पता लग गया। अब यहाँ पे सर इसमें मुझे क्या बोल रहा है कि सर ये लेंथ मुझे कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करूं? देखो जरा, सीखते हैं, इस चीज को सीखते हैं कि सर इसके लिए मैं इसको देखो नेक्स्ट पेज पे करता हूं कि ये सर्कल का सेंटर था, ठीक है। तो सबसे पहले तो सर ये जो सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, तीनों इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये सर्कल का जो सेंटर है ये क्या हो गया, सेंट्रॉइड हो गया। ये क्या हो गया, सेंट्रॉइड हो गया। और इसमें हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए एस डी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है कि सर इसके अंदर जो मीडियन हम मीडियन हम ड्रॉ करते हैं, तो वो मीडियन उसका एल्टीट्यूड भी होता है। वो मीडियन क्या होता है, उसका एल्टीट्यूड भी होता है। कि सर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो उसके अंदर अगर आप मीडियन ड्रॉ करते हो, मीडियन का मतलब समझते हो ना कि सर सर्कल इस
ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट, सर ये ए एम, जैसे आप देखो ये मीडियन है, तो एक इक्वल ट्रायंगल अगर जो होगा तो जो उसका मीडियन है वही उसका एल्टीट्यूड भी होता है, वही इसका क्या होता है, एल्टीट्यूड भी होता है। तो ए एम जो है यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन किया, एक इसका मीडियन हमने ड्रॉ किया, और वो मीडियन ही क्या है इसका, वही मीडियन क्या है इसका, एल्टीट्यूड भी है। तो हमने बाय कंस्ट्रक्शन, हमने इसमें कंस्ट्रक्शन किया कि हमने ए एम इज ए मीडियन एंड ऑल्सो एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ASD, ट्रायंगल ASD, इसमें हमने ये ड्रॉ किया। अब इसमें सर जैसे ये ड्रॉ किया ना, तो ये O क्या है, सेंट्रॉइड है। अगर सर्कल के हिसाब से देखें तो ये सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड, और ये सेंट्रॉइड जो है वो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो ये सेंट्रॉइड क्या करता है, हमेशा मीडियन को, हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि सर यहाँ पे अब सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो हमें पता है O क्या है, यहाँ पे सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड क्या करता है, मीडियन को हमेशा 2:1 के अंदर डिवाइड करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि सेंट्रॉइड जो है O डिवाइड्स मीडियन AM इन 2:1, 2:1 के अंदर डिवाइड करता है। यानी कि सर OA का OM के साथ जो रेशो होगा वो कितना होगा सर, 2/1 होगा। बात क्लियर हुई। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कि सर O इसका क्या है, सेंट्रॉइड है, और सेंट्रॉइड क्या करता है, हमेशा मीडियन को 2:1 के अंदर डिवाइड करता है। तो OA/OM इज इक्वल टू 2:1 होगा। अब OA की लेंथ आपको क्या पता है कि सर OA क्या है, इस सर्कल की रेडियस है, और जिसकी लेंथ मुझे पता है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता कि सर ये OA की लेंथ लिख दी यहाँ पे 20, OM की वैल्यू एज इट इज इक्वल टू 2/1। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आपके पास OM की लेंथ आ जाएगी, कितनी, कि सर 10 मीटर OM की लेंथ आ गई। अब आप देखो जरा कि सर मुझे ये वाली लेंथ पता लग गई, कितनी सर, 10 मीटर, यहां से यहां तक की। और ये ट्रायंगल आपको पता है मीडियन, इस पे एल्टीट्यूड भी है, तो ये ट्रायंगल OMS कैसा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो लिख सकता हूं कि इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल OMS। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगता है सर, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आप इसमें कह सकते हो कि इसकी हाइपोटेनियस OS का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इसकी रिमेनिंग टू साइड्स, यानी कि OM का स्क्वायर प्लस SM का स्क्वायर। बोलो सही कहा जा सकता है, ठीक है सर। अच्छा, अब आपको OS की वैल्यू पता है 20, तो 20 का स्क्वायर अगर आप यहां पे लिखोगे, सर यहां पे लिखा मैंने 20 का स्क्वायर, OM की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट करी सर 10, इसका स्क्वायर प्लस SM इसका स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर हर कोई बच्चा बता देगा सर, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 00 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर सर 100 इज इक्वल टू सर कितना, SM का स्क्वायर। तो यहां से अगर हम लिखें कि सर SM की वैल्यू, तो बोलो कितना, कि सर 400 में से पहले 100 उधर जाके माइनस होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, तो आप लिखोगे अंडर रूट में 300। अच्छा, अंडर रूट 300 को सॉल्व करूंगा तो क्या मेरे पास SM की वैल्यू आएगी सर, कितनी आएगी, देखो 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 अंडर रूट 3 एज इट इज। तो 10 रूट 3 सेंटीमीटर नहीं, मीटर, यूनिट किस में दी हुई हमें, मीटर में। तो SM की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी सर 10 अंडर रूट 3 मीटर, ये हमने निकाल दिया। अब आपको पता है कि सर M क्या है, AM क्या था, मीडियन था ना, आपने खुद ने लिखा था ये मीडियन है। अगर ये इसका मीडियन है तो इसका मतलब M क्या हो गया, SD का मिड पॉइंट हो गया, ये सर AM क्या है, इसका मीडियन है, तो इसका मतलब M पॉइंट जो है वो क्या है, SD का मिड पॉइंट, यानी कि सर SM DM के इक्वल। SM कि सर हम यहां पे लिख सकते हैं सिंस AM इज ए मीडियन of triangle
ASD. So SM is equal to DM. अब आपको SM की वैल्यू पता है तो आप लिख सकते हो सर यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो गए 10√3 मीटर। अच्छा, आपको तो इनसे डिस्टेंस पूछ रहा था ना, तो क्या आप SD की वैल्यू निकाल सकते हो? सो यहां से हम लिख सकते हैं SD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ SM कहा जा सकता है, यानी कि सर ये 2 × 10√3 मीटर कहा जा सकता है, यानी कि सर यहां से मेरे पास आ गया SD की वैल्यू कितनी, 20√3 मीटर। और SD सर SD क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आपने कहा था SD जो है वो AS और AD तीनों के इक्वल, तीनों आपस में इक्वल हैं, तो यहां पे कहा जा सकता है सर यहां से कंक्लूड करके कि सर AS is equal to SD is equal to AD is equal to कितना आ जाएगा सर, 20√3 मीटर। क्या यही हमें कैलकुलेट करना था? क्या यही डिस्टेंस आपको निकालने के लिए बोला गया था? देखो जरा, क्या हमें यही कैलकुलेट करना था? हमने कैलकुलेट कर दिया सर, तीनों की वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर दी। जो तीन दोस्त यहाँ एक सर्कुलर पार्क के बाउंड्री के ऊपर बैठे हुए थे ना, इन तीनों के बीच में जो इक्वल डिस्टेंस थी वो इक्वल डिस्टेंस कितनी है, 20√3 मीटर है। ये क्वेश्चन भी बोलो हो गया क्या सॉल्व, अपने आप में एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, बेहतरीन सा क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछा जाता है तो वो भी आप कर सकते हो। आई होप बच्चों आज के सेशन में जो आपको थ्योरम्स पढ़ाई सभी को अच्छे से क्लियर हो गई, उसको प्रूफ कैसे करते हैं ये भी आपने समझ लिया, और साथ ही हमने यहाँ पे ये भी देख लिया इस पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर कैसे हमें सॉल्व करने होते हैं। आई होप सेशन को आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।